हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है पवन और आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर फॉर यूके बोर्ड स्टूडेंट्स। तो देखिए आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन है आज का, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए, तो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की होती है फैरेड। आपको 4 ऑप्शन दिए थे और 4 में सबका आंसर है फैरेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोबाल्ट एंड निकेल आर। देखिए, जो कोबाल्ट और निकेल है वो आपके थे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी इन वैक्यूम। देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए थे, आपको पूछा गया था किसकी वेलोसिटी वैक्यूम में सबसे ज्यादा है। 4 ऑप्शन थे आपके पास। एक था आपका इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज और अल्ट्रावायलेट रेज। इन तीनों में किसकी रेज सबसे ज्यादा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इन सभी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। देखिए, ऑल दीज वेव हैज सेम वेलोसिटी। इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो मेजोरिटी कैरियर होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। और इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मेजोरिटी कैरियर्स पी टाइप में क्या होते हैं, उसमें होते हैं कोटर होल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राइट द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। देखिए, आपको रिलेशन बताना था, तो रिलेशन होता है आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो होती है आई नॉट बराबर आई आर एम एस इंटू √2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ऑन व्हाट फैक्टर द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड ए कॉइल डिपेंड। देखिए, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी कॉइल से एसोसिएट है तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखिए, पहला तो है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी। और दूसरा एरिया ऑफ कॉइल के अंदर कितना एरिया है। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, ये तो सभी को आता होगा, राइट द आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, E = डेल्टा mc² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राइट डाउन द वन फीचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। आपको एक फीचर बताना है, एक प्रॉपर्टी बतानी है न्यूक्लियर फोर्स की। तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है इस नेचर में, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, शॉर्ट होती है। देखिए, हमने 3 लिख रखे हैं, द न्यूक्लियर फोर्स आर डिपेंडेंट ऑन स्पिन और एंगुलर मोमेंटम। यानी कि डिपेंडेंट होता है किस पे, एक तो स्पिन पे डिपेंड होता है या फिर किस पे डिपेंड होगा, एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड होगा। देखिए, पहला न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर और दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्स। और तीसरा आपको बता दिया है स्पिन या मोमेंटम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आपको एक डायपोल मोमेंट दे रखा है P, जिसकी वैल्यू इतनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जहां पे एक एंगल 30 डिग्री पर वो क्या हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है। आपको टॉर्क फाइंड करना है। देखिए, क्वेश्चन ये था, आपको दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम। कैलकुलेट टॉर्क अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपका, टॉर्क बराबर होता है PE sin θ होता है। देखिए, अब उसके बाद अगर सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए टॉर्क तो ठीक हो गया, P की वैल्यू आपको मिल गई है यहाँ पे 4 × 10⁻⁹ और E की वैल्यू आपको मिल गई है 5 × 10⁴ मिल गई है। और यहाँ पे sin θ की वैल्यू आपको पता होगी, sin θ की वैल्यू होती है 1/2, रख देते हैं डायरेक्ट इससे। तो देखिए 4 × 10 5 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और × 10⁻⁹ + 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस इक्वल है तो आपकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो देखिए 2 में भी है आपके पास यहाँ पे, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार, 10 टाइम। तो आपको मिल जाएगा 10 × 10⁻⁵, 9 से 4 माइनस। तो देखिए टॉर्क बराबर हो जाएगा आपका, एक पावर इसकी हो जाएगी, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर कर दो, न्यूटन मीटर आपका आंसर आएगा 10⁻⁴। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, एस्टेब्लिश अ रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेरिकल सेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल। देखिए, आपको एक स्पेरिकल सेल दे रखा है, ये गाउस का एप्लीकेशन है, जहां पे इसके आउटसाइड पे जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको इसके आउटसाइड पे एक पॉइंट है P, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, वही चीज मैंने लिख रखी है यहाँ पे। देखिए O यहाँ पे क्या है, सेंटर है इसका,
जहाँ पे आर इसकी रेडियस हो गई है, इसके आउटसाइड एक पी पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखिए इन द डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल सेल एंड आर रेडियस हो गया और चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्पेरिकल सेल इज क्यू। देखिए चार्ज क्या कर रखा है, इंक्लोज कर रखा है क्यू। उसके बाद लेट अ पॉइंट पी आउटसाइड द सेल वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ द फ्लक्स ds। देखिए ऐसा होता है कि यहाँ पे जो P पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है और यहाँ पे एक ds वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन भी कहाँ की ओर है, जहाँ को इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं को ds वेक्टर की भी क्या है, डायरेक्शन है। अब यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है आपका, फ्लक्स होता है आपका फाई ई बराबर होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds कॉस थीटा होता है आपका। देखिए इस तरीके से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, तो ई आप बाहर लिख सकते हैं। उसके बाद ds वेक्टर जो था आपका, इसको आप ds लिख दीजिए इस तरीके से, ये ई वेक्टर, इसका वेक्टर हटा दीजिए, ई ds हो गया। अब यहाँ पे आता है cos थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा क्या होगा, देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी और 0 होने का रीजन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर जैसे फ्लक्स निकल रहा है दोनों एक ही डायरेक्शन पे है, या आप कह सकते हैं पैरेलल दोनों। तो यहाँ पे जो पैरेलल होंगे आपस में, तो इस पे जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। तो cos 0 की 1 होगी तो ये जो ई डी एस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फाई ई बराबर हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ई तो अपनी जगह पे रहेगा। अब डी एस आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका, ds इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब देखिए स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इंटू करेंगे आप, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह इस ds की जगह क्या आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्पेरिकल सेल है। अब देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये इंटू तो कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, पर आपको ये भी पता होगा गाउस के लॉ से जो फाई है, फाई ई बराबर हमारा क्या होता है, हमें पता है कि यहाँ पे फाई बराबर होता है आपका, फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस का लॉ है। तो इसे आप यहाँ पे फाई की जगह पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई निकालेंगे तो इंटू में है, कहाँ जगह इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि ई को स्टॉप का हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका डेरिवेटिव क्या हो गया है, फाइंड। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बतानी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताना है। देखिए आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होती है और नेगेटिव एंड में खत्म होती है, पॉजिटिव पे स्टार्ट होकर नेगेटिव पे जाती है। और दूसरा पॉइंट ये आपका कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब कि इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो 2 डायरेक्शन हो जाएंगी और 2 डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। और ये लाइंस क्या होती है आपकी, इमेजिनरी लाइंस होती है। वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस start from positive charges and end at negative charges. Next, 2 field lines can never intersect each other because if they intersect, then 2 tangents drawn at that point will represent 2 directions of field, that point which is not possible. नेक्स्ट पॉइंट आपके पास इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। मतलब कि कंटिन्यूस कर्व बनाती है विदाउट एनी टेकन, विदाउट ब्रेक, मतलब बिना टूटे क्या बनाती है, कर्व बनाती है। हमने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से चलती है और इस तरीके से चलती है, हमने देखा होगा ये कंटिन्यूस कर्व बनाती है इस तरीके से विदाउट एनी ब्रेक, बिना ब्रेक हुए। तो आपके पास 11th क्वेश्चन है, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑब्टेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल एंटरिंग परपेंडिकुलर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको रेडियस का फॉर्मूला निकालना है। आपको बोला गया कि एक चार्ज पार्टिकल है जो एक मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला निकालना है। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल Q है इस तरीके के, वो क्या करता है परपेंडिकुलर इस मैग्नेटिक फील्ड पे क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसका वे हो जाता है सर्कल वाला। तो देखिए अब जब कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड पे एंटर कर रहा है तो उस पर पहले तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि वो कहाँ एंटर कर गया है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया है। देखिए तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो F बराबर होता है आपका QVV साइन थीटा होता है। F बराबर होता है QVV साइन थीटा, क्योंकि देखिए ये अलग वो आ गया है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है वो किस पे एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे, तो वहाँ पे तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस पर, तो इसलिए F बराबर होगा QVV
साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अब परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है तो साइन क्या हो जाएगा 90, परपेंडिकुलर इस तरीके से होता है यानी कि 90 डिग्री बन जाएगा, यानी कि एफ बराबर आपको हो जाएगा क्यू वी वी साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो देखिए इसको ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफ बराबर क्यू वी साइन थीटा। अब उसके बाद आपको पता है कि वो क्या करता है कि जब उस पर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या करता है उसको सर्कल टाइप से घुमाना स्टार्ट कर देता है, मतलब उस पर क्या हो जाता है सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए अब सर्कुलर मोशन के लिए आपको फॉर्मूला होगा एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ बराबर क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आपको क्या करना है कंपेयर करना है दोनों को। देखिए एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा आपका इस तरीके से, तब से सॉल्व कर लेंगे। देखिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर हो जाएगा क्यू वी बी, क्योंकि आपको रेडियस का फॉर्मूला निकालना है तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे एम वी अपॉन आर, ये रेडियस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ। इसे आप सॉल्व करेंगे तो एम यहाँ पे बचेगा वी और इक्वल टू हो जाएगा आर क्यू वी। आपको आर निकालना है तो क्यू बी इसके अपॉन में आ जाएगा, एम बी अपॉन क्यू बी इक्वल टू आपको आ जाएगा आर। आप इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं और ये किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है आपका, ये मेनली क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो कॉइल्स हैं। जब दो कॉइलों को आप क्या रखते हैं पास पास रखते हैं, मान लीजिए एक कॉइल ये है एक कॉइल ये है। अब जब आप दो कॉइलों को पास पास रखते हैं तो मान लीजिए आप उन दोनों में से एक में क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करते हैं। मान लीजिए पहले आपने 2 एम्पीयर की दी, उसके बाद 4 ऐसे चेंज करते हैं, तो इसमें जो करंट चेंज होगी या फिर आप इसको करंट जैसे दे रहे हैं तो इसके चारों ओर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और दूसरा इसमें जैसे करंट चेंज होगा तो इसकी वजह से इसके फ्लक्स में क्या हो जाता है चेंज आ जाता है, इसके फ्लक्स में चेंज आएगा और तथा फ्लक्स चेंज आने के बाद इसमें एक इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाता है क्रिएट हो जाता है। इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाता है क्रिएट हो जाता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाता है क्रिएट हो जाता है। और इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस होना और ईएमएफ क्रिएट होना, इस पे यही प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। और किस किस बात पे निर्भर करता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नीबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद किस किस बातों पर निर्भर करती है म्यूचुअल इंडक्शन, एक तो एम डिपेंड करता है शेप पे डिपेंड करता है कॉइल के, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वायर की, तीसरा सेपरेशन बिटवीन कॉइल्स, एंगुलर ओरिएंटेशन बिटवीन द कॉइल एंड मीडियम बिटवीन टू कॉइल्स। इन तीन चीजों पे क्या करता है डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, अ पावर ट्रांसमिशन इन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट। देखिए आपको पावर ट्रांसमिशन से दे रखा है, वीपी की वैल्यू दे दी है कितनी 2300 वोल्ट दे दी है। उसके बाद आपको बोला गया अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ प्राइमरी वाइंडिंग। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग जो वायर की वाइंडिंग है एनपीओ कितना दे रखा है 4000 दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला गया है what should be the number of turns in secondary order to get output power of 230 volt 230 वोल्ट। आउटपुट कितना मिले आपको 230 वोल्ट मिले, कितना ये आपको एनएस आपको फाइंड करना है इस वाले पे क्वेश्चन में। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा एनएस अपॉन एनपी बराबर होता है वीएस अपॉन वीपी होता है। देखिए अब आपको एनएस निकालना तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो ये एनएस इक्वल टू आपका हो जाएगा वीएस इंटू एनपी अपॉन वीपी हो जाएगा। देखिए एनएस आप यहाँ पर रखिए, वीएस की वैल्यू देखिए 230 और एनपी की वैल्यू हो गई आपके पास 4000 और वीपी आपको दे रखा है यहाँ पे 2300। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपके। और यहाँ पे देखिए अगर आप 23 से इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा एनएस बराबर इक्वल टू आपको जाएगा 10 इंटू 40, तो आपका आंसर आ जाएगा एनएस बराबर 400। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻19 पर सेकेंड इन फ्री स्पेस। आपको वेवलेंथ काउंट करनी है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है v, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है c बराबर v लैम्डा। अब आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। देखिए ये यहाँ पे इंटू पे है लैम्डा के साथ v, तो ये हो जाएगा c अपॉन v, यानी कि लैम्डा बराबर आपको मिल जाएगा c अपॉन v। अब c यहाँ पे जो होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो इसकी वैल्यू आपको पता होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद ये v आपको दे रखा है 5 × 10⁻19 दे रखा है। तो देखिए आप
5 से आप 3 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11। अब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो ये जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। देखिए डबल कॉन्वेक्स लेंस की आपको रेडियस दे रखी है, वो है 20 सेंटीमीटर। ईच एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मटेरियल द लेंस इज 1.5। देखिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको एन दे रखा है 1.5, आपको फोकल लेंथ निकालनी है। तो देखिए आपको डबल कॉन्वेक्स में एक तो आपको पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, इसके लिए होता है 1/f इक्वल होता है n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से आपको उसकी फोकल लेंथ क्या करनी है, निकालनी है। देखिए 1/f इक्वल टू आपको हो जाएगा, n की वैल्यू आपको 1.5 दे रखी है, -1 हो जाएगा। उसके बाद 1/r1 की वैल्यू 1/20, यहाँ पे माइनस और ये -20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0.5 मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से देखिए 20, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा। ये आपसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.5। यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम सेम है तो ये ऊपर के ऐड हो जाएंगे। 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 20, तो 2 से 1 बार ये 10 टाइम, यानी कि आपको हो जाएगा 1/f इक्वल हो जाएगा 0.5/10। देखिए अब 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 10 से, अगर ये पॉइंट हटा के 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/f हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर 5 और नीचे हो गया कितना, 100। देखिए तो अब देखिए यहाँ से 0.5 था, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया हमने ताकि इसका पॉइंट हट जाए, नीचे 100 ऊपर 5 हो गया। 5 से कितने टाइम कैंसिल होगा, 20 टाइम कैंसिल होगा, यानी कि आपको मिल गया 1/f बराबर 1/20। देखिए 1/f बराबर आपका हो गया है 1/20। आपको f निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो f बराबर आपका हो जाएगा 20। तो आपका जो आंसर आएगा f बराबर होगा 20 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।